अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप सब साथियों को खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छे तरीके से खैरियत से गुज़र रहा होगा। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम रोज़मर्रा के हवाले से देखते हैं और ख़ुसूसन रमज़ान में वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, वो मैदे का प्रॉब्लम होता है, वो पित्ते का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत कॉमन इश्यू जो है बग़ैर रमज़ान के भी देखने में मिलता है, लेकिन रमज़ान में इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ आता है और उसको शदीद मैदे में पेन हो रहा होता है, एपिगैस्ट्रिक में पेन हो रहा होता है, कमर की तरफ दर्द जा रहा होता है और वो इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, उसकी कोई डायग्नोसिस नहीं बनी होती और वो मुख्तलिफ़ तरह के ड्रग्स जो हैं, जिस तरह एंटासिड्स है या ओमेप्राज़ोल वग़ैरह ले रहा होता है, लेकिन उससे कोई उसको अफ़ाका नहीं हो रहा होता और ये कंटिन्यूअस पेन की शिकायत जो है वो चल रही होती है। तो एक ख़ास डिज़ीज़ जो है जिसको हम कहते हैं पित्ते की सोज़िश, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से जो है ये जो मैदे के मकाम पे दर्द का होना, कमर की तरफ दर्द का जाना, दिल ख़राब होना, मतली का आना, ये सारी की सारी वजूहात जो है वो हो सकती हैं। पित्ता दरअसल हमारी बॉडी में जो है वो डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है अपने अंदर रखता है, जिसे बाइल कहते हैं। जिगर जो है वो बाइल बनाता है और जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर ये जूसेस जो है ये मौजूद होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक़्त ये गॉल ब्लैडर अपना ये बाइल जो है वो स्टमक के रास्ते की तरफ से आता हुआ जो ड्यूोडेनम है उसको दे देता है, ताकि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रह सके। अगर जो ये प्रोसेस इंटरफेयर हो जाए तो उसकी वजह से ये होता है कि ये जो गॉल ब्लैडर है, ये पित्ता जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता सूजना शुरू कर देता है और इसके सूजन की वजह से हमारी तबीयत का ख़राब होना, दर्द का होना, ये सारी अलामात हमारे सामने आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं पित्ते की सोज़िश। अब पित्ते की सोज़िश की जो वजूहात हैं, वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी वजूहात क्या है। आप पेशेंट जो है वो शदीद तकलीफ़ में होता है, दर्द उसे हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि रीज़न क्या थी। अगर आप थोड़ी-सी देर के लिए उसको रीज़न की तरफ जाएँ, तो फिर उसकी प्रिवेंशन जो है वो आसान हो जाती है। इसके रीज़न में सबसे पहली चीज़ जो है वो है गॉल स्टोन्स, पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी एक ऐसी कंडीशन है जो कि बाज़ मरीज़ों में कभी-कभी साइलेंट होती है। आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम कुछ काफ़ी हद तक नहीं होगा। बाज़ औक़ात मरीज़ को तो पता भी नहीं होता कि उसे पित्ते की पथरी है। जब उसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं हम, तो देखते हैं कि उसे पित्ते की पथरी है, लेकिन उसको कोई सिम्पटम्स नहीं होते, वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है। लेकिन बाज़ मरीज़ों में एक छोटी-सी पथरी भी पड़ी होती है, तो उसके मूवमेंट से मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ होती है और वो पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है और उसका एक फेस लुक, एक स्पेशल फेस लुक होती है, जिसे हम डिप्रेसिव फेस कहते हैं। तो पेशेंट बड़ा डिप्रेसिव होता है, उसकी सराउंडिंग में उसको मज़ा नहीं आ रहा होता, किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो मेन चीज़ जो है वो मैदे की वजह से होती है और वो गॉल स्टोन है। तो अगर गॉल स्टोन्स हैं, तो उसकी रेमेडी यही है कि आप जो है सर्जरी की अगर है तो उसकी एक ही ऑप्शन होता है कि सर्जरी करा रहे हैं, या फिर आपने वो तमाम चीज़ें जो कि इसको एग्रीवेट करती हैं, उसको आपने नहीं लेना है। जैसे ही आप वो चीज़ें लेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बाज़ लोगों का हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वो आते हैं कि मैंने डॉक्टर साहब पेस्ट्री खाई है और उसके बाद तकलीफ़ ज़्यादा हुई। जितने भी आप बेकरी चीज़ें जो है इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हाई कंटेंट जो फैट्स होंगे, तो वो आपको ये प्रॉब्लम देंगे। दूध के बाद जो है ये मसला होता है, बालाई या मलाई खाने के बाद जो ये इश्यू ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये तो पहली रीज़न है। आप चेक करवाएँ, अल्ट्रासाउंड करवाएँ कि आया गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं? अगर स्टोन नहीं है, तो फिर उसकी दूसरी वजूहात है। दूसरी वजूहात ये स्टार्वेशन, बहुत वक़्त तक आप खाना ना खा रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारी बाइल, जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल पड़ा होता है, वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, उसकी दीवार में सोज़श पैदा हो जाती है। तो स्टार्वेशन जो है मतलब काफ़ी वक़्त तक आप खाना ना खाएँ, भूख की हालत हो, तो उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दूसरी ये, बाज़ लोग ऐसे हैं जिस तरीके से कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें वो ओरल फूड जो है इनटेक नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शन यही होता है कि उनको पैरेंटल न्यूट्रिशन हम कहते हैं, उसे ड्रिप लगा दी जाती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी ख़ास वजह है जिसकी वजह से जो है पित्ते की पथरी या पित्ते की सोज़िश जो है वो हो सकती है। तीसरी बड़ी बात जो है उसमें ये है
कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शंस हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं एप्स्टेन बार वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस जो इसकी वजह से अगर कोई वायरल कंडीशन है तो उसमें जो है पेशेंट को इन्फ्लेमेशन जो है उसकी हो सकती है और पित्त की सोजिश बढ़ सकती है। कुछ लोगों में हेलमेंथ्स जिस तरीके से एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड जो कि हमारी आंतों में वर्म्स होते हैं, या हम उसे कहते हैं कि मैदे के कीड़े जो होते हैं, आंतों के कीड़े जो होते हैं, वो कभी-कभी ट्रैवल करते हुए बिलियरी ट्री जिस तरह जो हमारे छोटी-छोटी सी नालियाँ हैं जो कि खुराक की मैदे की नाली के साथ और जिगर की नाली के साथ और गॉल ब्लैडर की नाली के साथ मिली होती हैं, इसमें आहिस्ता-आहिस्ता घुस के वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और ये इन्फ्लेमेशन की रीज़न जो है वो बन सकती है। इसके साथ-साथ बाज़ लोगों में टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई, ये भी एक ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से जो है कोलिसिस्टाइटिस जो है वो हो सकता है। कुछ टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से अगर कोई ऐसे टॉक्सिन्स लिए जाएँ तो, या कोई ऐसे केमिकल्स हैं जिस तरीके से बाज़ लोग जो है वो एनाल्जेसिक्स ले रहे होते हैं, तो कुछ एनाल्जेसिक्स हैं जिसमें हम ओपाइड एनाल्जेसिक्स कह सकते हैं, या जिसकी दूसरी फॉर्म जो कि दर्दों की दवाइयाँ हैं, जो ख़ास किस्म की ऐसी मेडिसिन से बनी होती हैं जो कि दर्दों को रिलीफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो जो है जाकर गॉल ब्लैडर पे बड़ा बुरा असर डालती हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये तो थी इसकी वजूहात। आइए अब हम देखते हैं अलामात क्या होती हैं। जहाँ तक पित्ते की सोज़िश का ताल्लुक है, तो अलामात जो है वो ऐसे शुरू होते हैं कि मरीज़ को जो है मैदे के मकाम पर शदीद दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, उसको मतली उसकी तबीयत ख़राब होती है, जी मतलाता है, खाना अगर खा ले तो उसके बाद उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, वो ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करता। उसके दर्द जो हैं वो ये कंप्लेन करता है कि मेरे जो बैक शोल्डर हैं, इसके पीछे मुझे दर्द महसूस होता है, कमर में दर्द की शिकायत करते हैं, पूरे एब्डोमेन में, पूरे पेट में जो है वो शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। मरीज़ काफ़ी डिस्ट्रेस की कंडीशन में होता है, उसका मूड जो है स्विंग करता है, उसकी तबीयत किसी चीज़ में नहीं लगती और ख़ुसूसी तौर पर वो ये कंप्लेन करता है कि जब मैं कोई चिकनी चीज़ खा लूँ तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आइडेंटिफ़िकेशन इससे हो जाती है कि इसको जो है पित्ते की सोज़िश जो है वो हुई होती है। तो इस चीज़ों की अलामत जब आपके सामने आ रही हो, तो हमारा शक जो है बराह रास्त पित्ते की सोज़िश की तरफ जाता है और फिर हम इसकी जो तीसरे स्टेप है, वो ये है कि हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि आया हमने इसकी डायग्नोसिस कैसे करानी है। तो जहाँ तक पित्ते की सोज़िश का ताल्लुक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, वो ये कि आप किसी भी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाएँ। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें बराह रास्त पित्ते की सोज़िश को पिक कर लिया जाता है। फिर वो पित्ते की सोज़िश कितने दर्जे पे है, तो फिर उसके लिए हम मुख्तलिफ़ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ताकि हमें उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो सके। हम उसके ल्यूकोसाइट काउंट्स करवा लेते हैं, हम उसकी जो है लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं, मुख्तलिफ़ हम वायरल के टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन वो सब एसोसिएटेड काम है। मेन चीज़ जो डायग्नोस्टिक टूल होता है वो हमारे पास जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड इसको पिक कर लेता है। उसमें होता ये है कि गॉल ब्लैडर जो है उसका साइज़ बढ़ा हुआ होता है। गॉल ब्लैडर की जो वॉल है, उसकी बैरूनी दीवार है, वो बहुत थिक हुई होती है। अंदर उसके इकोज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो ये कन्फर्मेटरी साइन होते हैं। उसके इर्द-गिर्द जो है वो फ्लूइड नज़र आ रहा होता है, तो ये कन्फर्मेशन होती है कि इस पेशेंट को जो है वो पित्ते की सोज़िश है, जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अगेन फिर अल्ट्रासाउंड ये भी डिस्टिंग्विश कर देता है कि ये पित्ते की सोज़िश जो है वो पथरी की वजह से है, तो उसे हम कहते हैं कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस, और या इसमें कोई पथरी नहीं लेकिन फिर भी पित्ते की सोज़िश है, ए कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस। ये दोनों पैटर्न हमारे सामने जो है वो आ जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़कर मज़ीद भी अल्ट्रासाउंड जो है उसको एक्सप्लेन करता रहता है कि ये कौन-सी टाइप का कोलिसिस्टाइटिस है, एम्फाइज़ेमेटिस है या फलाँ। ये फिर एक मेडिकल की अपनी टर्मिनोलॉजी है, वो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन आम फ़हम हम बात ये करते हैं कि या तो ये सोज़िश स्टोन की वजह से है,
और या ये जो है बग़ैर स्टोन की वजह से सोज़िश है। तो इन दोनों की कंडीशन सामने आ जाती है, तो फिर उसके बाद जो दूसरा मरहला है वो ये है कि इसकी ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले जो है वो प्रिवेंशन ज़रूरी होती है कि आप उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। ये जो एपिसोड है, ये जो पेन हो रहा होता है, आपको ये तकलीफ़ हो रही होती है, इसकी इंटेंसिटी को आप किस तरीके से कम करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपने जो डाइटरी फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो अवॉइड करें। आप अगर जो चीज़ें खा रहे हैं और उससे आपको ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रहा है, आपका ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रहा है, तो आप इमीडिएट वो चीज़ें स्टॉप करें। मिसाल के तौर पर अगर आप बेकरी की चीज़ें खा रहे हैं तो आप बेकरी को स्टॉप करें। अगर आप रिच ऑयली चीज़ें खा रहे हैं तो आप रिच ऑयली चीज़ों को जो है वो आप स्टॉप करें। इसके साथ बेहतर जो देखा गया है कि पेन अगर है और कंडीशन इस तरीके की है तो मरीज़ को एडवाइस करते हैं आप लाइट वॉक करें। अगर आप हल्की सी वॉक करते रहें तो आपका सिस्टम चलेगा और आपका जो ये पेन है इसमें कदरे आपको कमी महसूस होगी, अफ़ाक़ा होगी। अगर आप इसको रेगुलर अपनी रूटीन में बना लें तो आपको बहुत सारे हेल्थ एडवांटेजेस जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएँगे और आपको बहुत सारे हेल्थ एडवांटेज जो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपने अवॉइडेंस करनी है, आपने जो है वो हेल्थ एक्टिव हेल्थ के लिए जो है फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है या आपने वॉक करनी है और आपने हेल्दी डाइट जो है उसका इस्तेमाल करें। ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी हर फोरम पे जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है कि आपने अपने लाइफ स्पैन को हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपने हेल्दी फूड जो है वो इस्तेमाल करना है। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, तो ट्रीटमेंट अगर आपके पास स्टोन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं आप इसकी सर्जरी कराएँगे। तो सर्जरी के ऑप्शन जो है वो आप सर्जन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि कौन-सा ऑप्शन आपको सूटेबल है, कि आप ओपन लेप्रोटमी कराते हैं, कि आप जो है जिसे हम कहते हैं कैमरे वाली सर्जरी आप वो करवाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये याद रखिएगा कि स्टोन के लिए कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कह दूँ कि देखें, एक चीज़ जो है उसका कोई इलाज नहीं है कि बग़ैर सर्जरी के वो ठीक हो सके। तो बाकी जितने भी जो वे ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं, अगर वो ये क्लेम करते हैं कि हम पथरी निकाल देंगे, तो ये क्लेम गलत है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि वो वे ऑफ़ ट्रीटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है। किसी न किसी चीज़ के लिए कोई न कोई वे ऑफ़ ट्रीटमेंट जो है वो दुरुस्त होता है और इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन किसी चीज़ के लिए कोई एक ट्रीटमेंट होती है और वो ही ट्रीटमेंट उस पे इफ़ेक्ट करती है, दूसरी नहीं करती। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं इसका जो है वो चादर डालकर ऑपरेशन कर दूँगा और उसके मुँह से स्टोन निकल आएँगे, तो दिस इज़ नॉट लाइकली टू हैपन्स। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप ये दवाई खाएँ और इतने दिनों में जो है आपकी पथरी ज़ाइल हो जाएगी, सो दिस इज़ नॉट गोना हैपन। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप ये चीज़ें तावीज़ लगाकर पेट पर यहाँ पे बाँधें, तो ये चीज़ डिज़ॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अ, ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि कहाँ पर हम अपने मज़हब को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। उसकी जो बेसिक प्रचार है उसको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। क्योंकि हमारा मज़हब बड़ा लॉजिकल मज़हब है, उसमें सब लॉजिक मौजूद है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, ये क्लियर करके बताता है और हम उसमें इंटरफेयर करके कहते हैं कि नहीं-नहीं ये जी बिल्कुल इस तरीके से ये कर देगा। तो आप मेहरबानी करके ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। वो लोग जो ये कर रहे होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो चीज़ अगर आप सच्ची बात क्लियरली बता दें तो आपके पेशे में, आपके रुतबे में, आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसका दर्जा और बढ़ जाता है कि इसने मुझे सच कहा। अब हमने देखे हैं बहुत सारे और जो वे ऑफ़ मेडिसिन है, उनके पास जब ये मरीज़ जाते हैं तो मैंने देखे हैं मेरे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स साथी जो हैं, उनके पास ये मरीज़ जाते हैं तो डॉक्टर साहब उनको क्लियर कर देते हैं कि देखिए आप ये सोच लें कि इसका आपने ऑपरेशन ही कराना है। जहाँ तक दर्दों का ताल्लुक है या इसके सिम्पटम्स का ताल्लुक है, हम आपको दवाई देते हैं, उससे आपके दर्दों में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होता, आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये बिल्कुल उसे कन्फर्म कर देते हैं। जहाँ तक हुक्मा का ताल्लुक है, हमारे जितने भी तिब नबवी है या हकीम साहबान हैं, उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन की फ़ील्ड में, तिब की फ़ील्ड में जितने हैं कि ये मदर ऑफ़ ट्रीटमेंट हम उसे कहते हैं। तो बहुत
उनका गहरा इसके ऊपर होल्ड है। और वह भी जितने भी हुक्मा हैं उनके पास जब ये मरीज आते हैं तो यही कहते हैं कि जी आपने पहली बात तो ये कि सर्जरी करवानी है, हम अगर आपको ट्रीटमेंट देंगे तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी जो तकालीफ जो है वो दूर हो सके, कम हो सके और आपकी इंटेंसिटी कम हो सके। इस तरीके से मुख्तलिफ आयुर्वेदिक है और बाकी तमाम जो वे ऑफ ट्रीटमेंट हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है अपनी जगह पे अपने-अपने मकाम पर अपना इफ़ेक्ट अदा कर अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसकी फाइनल ट्रीटमेंट है वो यही है कि अगर पित्ते में पथरी है तो आपने उसका जो है ऑपरेशन कराना है। हाँ, अब पित्ते में पथरी नहीं है और सोज़िश होती रहती है, तो फिर आप जो है मुख्तलिफ वे ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं और उनसे बड़ा इफ़ाक़ा भी हो जाता है। लिहाज़ा इलाज कराना सुन्नत है, आप ज़रूर इलाज कराएँ और अपनी जितनी भी तकालीफ़ हैं उसकी सद्देबाप करने की ज़रूर कोशिश करें। तो नाज़रीन ये था पित्ते की पथरी के बारे में, पित्ते की पथरी और सोज़िश के बारे में छोटा-सा आप पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए मैंने ये एक डॉक्यूमेंट एक छोटी-सी वीडियो जो है वो शेयर कर दी। वो तमाम साथी जो कि रेडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर हज़रात जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके कैंडिडेट्स हैं या एमसीपीएस कर रहे हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं, तो वो काइंडली मेरी वीडियोज़ जो कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हैं और ख़ुसूसन मैंने ये टॉपिक अलहदा करके डिस्कस किए हुए हैं, आप उन वीडियो पे जाएँ और आप उसे चेक करें। वो टेक्निकल वीडियोज़ हैं, सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो कि रेडियोलॉजी से इन वन वे या द अदर वाबस्ता हैं और उनको ये जो है इस चीज़ का फ़ायदा होगा। बाकी मुझे उम्मीद है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए कि हमें इस चीज़ पर थोड़ी-सी गुफ्तगू कर लेनी चाहिए, तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक दोबारा जो है उस चीज़ के हवाले से दोबारा आपके सामने वो तमाम मालूमात ला सकूँ। अपना ज़रूर ख़्याल रखिएगा और रमज़ान में ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएँ जो आपके पित्ते की सोज़िश को एग्रीवेट कर सकें, क्योंकि ईद इतनी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुज़रेगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और फिर ईद को आप एन्जॉय करें, हम सब के लिए दुआ करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।